वेलकम टू सक्सेस चंद्रा। सक्सेस चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अर्धनारीश्वर का सारांश लेकर आया हूँ। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। तो छात्रों, आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th के अगर इंटरमीडिएट साइंस के छात्र हैं या इंटरमीडिएट कॉमर्स के हैं अथवा इंटरमीडिएट आर्ट्स के हैं, तो सभी के लिए यह हिंदी 100 मार्क्स पढ़ना अनिवार्य हो गए। और ख़ासकर बिहार बोर्ड के आप छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पाठ के अगर आप सारांश जान जाते हैं तो उस पाठ के जो है अधिकतर 99% उस पर कमांड हो जाता है। उसमें अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसके लिखने के लिए आप योग्य हो जाते हैं और आपको कोई कठिनाई नहीं होता है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह के प्रश्न आप उसके आधार पर लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो सारांश जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छात्रों, मैं इसमें बिल्कुल ही सरल भाषा में लाया हूँ सारांश, जो आप पढ़ेंगे तो एक बार में तो ज़रूर याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद होता है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। और मैं इसमें अपना भाषा का प्रयोग किया हूँ, कुछ शुरुआत में अपना इंट्रो दिया हूँ। इसी तरह आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे हिंदी में। तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि पूरा समझ में आ जाए कहानी का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिए कि शुरुआत हम शुरुआत में यहाँ इंट्रो इस तरह से करेंगे। परीक्षा में प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कक्षा 12 से ली गई है। इस निबंध के निबंधकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। छात्रों, अगर आप इतना बात शुरू में अगर लिख देते हैं तो आपका सारांश का कुछ इम्प्रेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एग्जामिनर जो चेक करने वाले होंगे उनको अच्छा लगेगा, इसलिए इतना इंट्रो आप देंगे। और पाठ का शुरुआत होता है छात्रों यहाँ से। पाठ में क्या है? प्रस्तुत निबंध में वे कहते हैं, कौन कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंक पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है इस पाठ में कि अर्धनारीश्वर वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, क्योंकि शंकर भगवान एक बार आधा रूप पार्वती को और आधा रूप स्वयं अपने क्या किए थे, आए थे। यानी उस रूप में आए थे जिसमें आधा अंक नारी और आधा अंक पुरुष दिख रहा था। तो जब भगवान ही बराबरी का तुलना किया, यानी महिला और पुरुष को समान दर्जा दिया, तो रामधारी सिंह दिनकर इसी बात को इसमें चर्चा किए। स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। अगर आपको सोचने के लिए कहता है कि ऐसा क्यों बने थे शंकर भगवान, आधा पार्वती और शंकर के रूप क्यों लाए थे, तो आपको समझना है आपको कि उन्होंने ऐसा इसलिए किए थे कि उन्होंने नर और नारी को समान शक्ति का प्रदर्शन किया है। हम लोग जनरली कहते हैं कि महिलाएं या लड़की बहुत कमज़ोर होती है। यह सोच गलत है, क्योंकि उसके पास भी शक्ति होता है। वो भी पढ़ लिख कर क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। वो भी सारे पद पर जा रही है, नौकरी सर्विस सब कर रही है, हर काम में आगे है, पढ़ने में भी आगे है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई भेदभाव हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इसका भी संकेत मिलता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि इससे भी संकेत मिलता है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में क्या संकेत मिलता है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। जब भगवान ही इस तरह से किए थे, नर नारी का रूप धारण करने का यही अर्थ है कि उन्होंने दोनों का समानता का वर्णन किए हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर पुरुष का कुछ गुण अगर नारी अपना ले या नारी का कुछ गुण पुरुष अपना ले तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। यानी पूर्णता में ही वृद्धि होती है। इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि नरों में अगर नारियों के कुछ गुण आ जाए
तो इसमें जो है मर्यादाहीन नहीं होती है, यानी मर्यादा जो है उसका जो है घटता नहीं है, बल्कि उसमें वृद्धि भी हो जाती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। यानी यहाँ इस सेंटेंस से हमको यह मिल रहा है कि पुरुष अगर नारी की जो कोमलता होता है, दया, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उसमें कोमलता, दया और सरलता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि पुरुष के अंदर अगर कोमलता, दया और सरलता आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें जो है पूर्णता का बोध होता है, यानी वह परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो है पुरुष को इस तरह से जो है हमेशा कठोर रहना चाहिए, दयावान, कोमलता और सरलता नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें संकेत मिल रहा है। इसमें कहता है कि वह गुण आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर नारी अपने में पौरुष भाव का समावेश करे, माता एवं पिता दोनों की भूमिकाएं निभाए तो समाज में पूर्णता का भाव पैदा होगा। यानी सिर्फ पुरुष को ही नहीं कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ पुरुष का उनका फोकस नहीं है, वो कहते हैं पुरुष भी महिलाएं का कुछ गुण अपनाए, कोमलता, दया, सरलता का भाव उसमें लाए। लेकिन उसी प्रकार ये भी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, यानी पुरुष का जो कुछ गुण है वो अपने अंदर लाए, यानी माता तो है ही, पिता का भी जो है कुछ रोल जो है निभाए। इससे समाज में क्या होगा, उनमें पूर्णता होगा, यानी पूर्णता का भाव जो है लोग के अंदर आएगा और उसको जो है मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसा तो वर्तमान में हो रहा है कि महिलाएं भी जो है पुरुष से कम नहीं है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन कृषि के आविष्कार ने नारी को दुर्बल बना दिया, नारी पुरुष पर निर्भर होने लगी। यानी कृषि के जब से होने लगा, यानी खेती गृहस्थी कहिए, तो उस समय से जो है नारी जो है क्या हो गया, दुर्बल हो गया। कृषि का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि जनरली पुरुष जो है बाहर काम करने लगे, खेती गृहस्थी बाहर का काम करने लगे। अब महिलाएं जो है घर के काम करने लगे, खाना बनाना हो, कपड़ा साफ, जो भी घरेलू काम हो काम करने लगी, और पुरुष बाहर के काम करने लगे। उसी समय से माना जाता है कि नारी दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर होने लगी। तो लता का मतलब कपड़ा लता मत समझिएगा, लता का मतलब होता है लतरने वाली पौधा। छोटा पौधा हो जाता है लतरने वाले, जैसे कद्दू का हो गया, घीरा का हो गया, कोमरा, इस सब का जो लत्ती होता है लतरने वाला, बहुत कोमल होता है। उसको जो है वृक्ष चाहिए, वृक्ष के सहारे वो वृक्ष के ऊपर जाके जो है लतरता है, और वृक्ष के सहारे ही ऊपर जाता है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर होने लगे और वह पति के बिना अधूरा लगने लगे, यानी उस पर डिपेंड रहने लगे सारा काम के लिए। यानी हार्ड वर्क जो है वह अपने हस्बैंड पर जो है डिपेंड होने लगे। बहुत ही अच्छा कहानी है, अच्छा है, इस सीखने वाला बात। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी के अनुसार गांधी और मार्क्स ने भी नर नारी दोनों को समान रूप से देखा। यानी महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स ये भी जो है नर नारी को जो है समान रूप से देखे, यानी उसको भेदभाव नहीं किए कि नारी जो होती है कमज़ोर होती है, नर जो है बहुत मजबूत होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है, समान रूप से देखे। आगे बढ़ते हैं कि दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। वाह, यानी दिनकर जी क्या कहे कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, यानी नारी का कुछ गुण नहीं है, वह अपूर्ण है, इम्परफेक्ट कहो इसको। अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है, यानी आपके अंदर कुछ नारी का गुण रहना आवश्यक है, ताकि ठीक रहेगा। आगे है, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। यानी गांधी जी भी अंतिम जो है उनका जीवन था, उस समय वह जो है नारी का गुण जो है कुछ अपनाए थे। यानी कहने का मतलब पोता पोती के साथ रहते थे, तो उस समय जो है जिस तरह से माँ जो है सेवा करती है अपने पुत्री को और बेटी को, उसी तरह महात्मा गांधी अपने पोता पोती को जो है दया, जो है कोमलता, सरलता से देखते थे। जिस तरह से माँ जो भी बात बच्चे के प्रति करते हैं, उसको सेवा जो भी हो, डिमांड पूरा करते, उसी तरह गांधी जी ने अपना अंतिम क्षण में किए थे, नारीत्व के गुण अपनाए थे, यानी सारा चीज़ जो नारी का गुण होता है वो किए थे। आगे बढ़ते हैं। दया,
माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। यानी इतना चीज़ है, दया अगर जिसमें है, माया है, सहिष्णुता है और भीरुता है, ये सब जो है क्या है, स्त्री का उचित गुण है। इतना चीज़ जिसमें आ गया, समझिए कि वो स्त्री के गुण के बराबर है। किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई अंतर आने वाला है? क्या अंतर आ जाएगा? अगर इतना गुण दया माया अगर किसी पुरुष में आ जाएगा तो क्या अंतर हो जाएगा? वो पुरुष से रहेगा ना, लेकिन ये होगा कि उसके अंदर थोड़ा दया रहेगा, माया रहेगा, किसी के प्रति देख रेख करेगा, कठोरपन थोड़ा कम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है पूर्णता में कमी आ जाएगा, उसको जो है और लोग अच्छा कहेगा। तो इसमें विशेष चिंता की बात नहीं है। लास्टली क्या कहते हैं रामधारी सिद्धिनकर, वस्तुतः प्रस्तुत निबंध सामयिक है। यानी सामयिक का मतलब क्या है? यह निबंध जो है वर्तमान समय में जो बीत रहा है उस पर आधारित है तथा आज के संदर्भ में प्रेरणास्पद है। यानी आज के समय में यह इससे सीख लेने वाला बात है। यानी इस निबंध क्या, अर्धनारीश्वर से, अर्धनारीश्वर को से कुछ सीखा जा सकता है वर्तमान में और प्रेरणा लिया जा सकता है। तो छात्रों, यह सारांश कैसा लगा? और इससे ऑब्जेक्टिव भी होगा तो आप क्लियर बना सकते हैं और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसे आप आसानी से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं और अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं। तो छात्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।